नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र रामगुलाब से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। श्रीनगर में संजय सिंह को किया गया नजरबंद, फारूक को मिलने से रोका। आप एमएलए की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे संजय सिंह। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने लिखा, हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य हमारे पास भागवत जैसा संघ प्रमुख। और वहीं सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में फिर बदलाव, दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ को फिर मिली सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली एमपी सहित 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए। हरियाणा के घग्गर ड्रेन में दरार, 300 एकड़ फसल डूबी, रायपुर एयरपोर्ट का नेविगेशन सिस्टम फेल, मथुरा वृंदावन के आधे इलाके में बाढ़। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। श्रीनगर से आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर। आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट किए गए हैं, तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई और हाउस अरेस्ट किए गए हैं आप सांसद संजय सिंह। मेराज मलिक का समर्थन कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट किए गए हैं संजय सिंह। कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संजय सिंह को रोका गया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने ताला लगाकर संजय सिंह को वहां रोका। तानाशाही चरम पर है, ऐसा कहना है आप सांसद संजय सिंह का। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है संजय सिंह ने कि तानाशाही जो कि रवैया है वो चरम पर है। और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरने पर रोक, संजय सिंह ने बड़ी वो बातें हैं, तमाम वो बड़ी बातें जो उन्होंने कही। और श्रीनगर में गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, बदला गया है। संजय सिंह तरह तरह के जो आरोप है वो भी लगाते नजर आ रहे हैं। आप नेता ने जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार की रक्षा की बात भी कही है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, ये खबर ये इस वक्त की ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाउस अरेस्ट किए गए हैं आप सांसद संजय सिंह। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, तो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। पुलिस दरबार ये हाल देखो, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए। एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? क्या हाल है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में जी, खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो सलाम करना चाहता था, सलाम कर रहे। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। पुलिस दरबार ये हाल देखो, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए। शेर सिंह सहयोगी जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेर सिंह, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे और इसी बीच पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अगर अभी की तस्वीर की अगर बात करें तो क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, थोड़ा माहौल बिगाड़ने के लिए इन्होंने काफी कोशिश की हुई है। तो वो जो मतलब एक गलत आदमी की सपोर्ट कर रहे हैं, डीसी जो रियासी हैं उनके लिए आप शब्द जो बोले गए हैं और उसकी सपोर्ट में वो लोग खड़े थे और एंटी स्लोगन इंडियन दे रहे हैं। तो ये सोसाइटी में गलत मैसेज आता है। और जब से भाजपा की यहाँ सरकार रही है, तो कश्मीर जैसे बिगड़े हुए माहौल को भी आज सुधारा गया और आज ये पहली बार
देर के बाद ये चीज निकल के सामने आई है कि इनकी मानसिकता यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि जो पब्लिक के सामने आई है। तो संजय सिंह जी उनकी सपोर्ट कर रहे थे, तो इस खातर ये सब हुआ। तो इसके लिए अगर किसी गलत आदमी की कोई सपोर्ट करेगा, तो चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, तो उसके साथ ऐसा हशर होना भी चाहिए। और ऐसा जो हुआ है तो हमारे लिए, हमें लगता है कि वो बिल्कुल सही हुआ है। तो पब्लिक के रिव्यूज भी उनके फेवर में ही जा रहे हैं कि भाई ये गलत है। डीसी साहब बहुत अच्छे यहाँ के हैं, वो जम्मू में रह चुके हैं, उन्होंने जहाँ भी रहे हैं अच्छे काम किए हैं और उनके लिए आप शब्द बोला। और वैसे भी एक अगर वो गलत भी होते तब भी एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी के लिए, इस लेवल की पर्सनालिटी के लिए, IAS अफसर के लिए, और वो सोसाइटी में एक इस टाइप का ओपन मतलब, और एक MLA होकर, MLA एक मतलब नोइंग पर्सनालिटी होती है, तो उसके शब्द से जब ये चीज मैसेज आती है, तो इसका मतलब वो जो सोसाइटी में वो डीसी कुछ वैल्यू नहीं रखता है, फिर तो कोई भी किसी को कुछ भी बोलेगा कहीं खड़े होकर। तो ये इसके लिए थोड़ा माहौल तो खराब है, लेकिन दफा लगा दी गई है जिससे कि वहां पे कोई भी 4 लोग एकत्रित नहीं हो सकते। पर फिर भी छोटा मोटा आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसी कुछ खबर नहीं है कि जिससे कोई नुकसान हुआ हो या कुछ है। तो ये अभी तक का ये है। तो नेक्स्ट जैसे ही, हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संजय सिंह निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं सरकार पर और तानाशाही रवैये को लेकर के तरह तरह के जो आरोप है वो भी लगाते नजर आ रहे हैं। और भिंड जिले से खबर, जहां पर मानहड़ गांव स्थित शासकीय विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कक्षा में एक सांप घूमता हुआ मिला। बच्चों के शोर मचाने पर शिक्षकों ने तत्काल ईंट और हटा दी, जहां पर एक के बाद एक कई छोटे छोटे सांप और 30 से अधिक अंडे भी मिले। मौके पर सर्प मित्र जग्गू परिहार ने सभी सांपों को सुरक्षित उनको रेस्क्यू किया और अंडों को क्यारी नदी किनारे दबाया गया। एक ब्लैक भिक्षु भी वहां पर मिला जिसे जंगल में छोड़ दिया गया। घटना के बाद बच्चों में दहशत का माहौल और अभिभावकों ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर की नियमित जांच कराने की भी बात कही। वीडियो बना ले रहे एक बार। वीडियो तो बहुत खराब आ रही है हमें। कितने अंडे हैं जग्गू जी? 26 अंडे हैं। कौन से सांप के हो सकते हैं? ये धामन सांप के, गुलाब चाड़ के। अच्छा। और बच्चे भी थे 10 जो कि उन लोगों ने मार दिए थे। अच्छा। ये जग्गू परिहार हैं जो सांपों का रेस्क्यू प्रतिदिन कम से कम 10 सांपों का रेस्क्यू करते हैं। आज इन्होंने सांपों का घर यानी मानेड़ गांव में बताया जा रहा है कि एक सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में और खबर बताते हैं आपको रीवा से, जहां पर पुलिस प्रशासन ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास की प्रतिमा स्थापना के लिए चयनित स्थल विवाद से घिर गया। पुलिस महकमे ने प्रस्तावित भूमि को पुलिस संपत्ति बताते हुए दावा किया कि पुलिस लाइन की जमीन है। हालांकि नगर प्रशासन ने बोर्ड बैठक में प्रतिमा स्थापना का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। तय किया गया था कि गोड़ मार्ग पर अन्नदाता कहे जाते रहे तत्कालीन राजा स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह जुदेव और विधान पुरुष दादा श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमाएं पुलिस पेट्रोल पंप के सामने स्थित खाली भूमि पर स्थापित होंगी।
टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराते हुए ऑर्डर जारी कर प्रतिमाएं बनवाकर तैयार कराई जा चुकी हैं। जिले में तैनात जिम्मेदारों से अनापत्ति मांगने पर पहले कोई जवाब नहीं मिला और अब जमीन का विवाद खड़ा होने से आयोजकों सहित आम लोगों में भी नाराजगी है। प्रतिमा स्थापना में अड़ंगेबाजी को जातीय रंग देने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों के वोट पर एकाधिकार के दावों के बावजूद श्री निवास की प्रतिमा स्थापना न होना शर्मनाक है। के बिंद शिरोमणि पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी के प्रतिमा लगाने का संकल्प सर्वसम्मति से 31 मार्च 2018 को परिषद में हुआ। इसके बाद उनकी निविदा नहीं कराई गई। 2022 में 30/12/2022 को एक टेंडर निकाला गया जिसमें 2 प्रतिमाओं को लगाने के लिए निविदा निकाली गई। एक स्वर्गीय महाराजा मातन सिंह जी की और एक स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी की, और उसका कार्यादेश 20/9/2023 को जारी किया गया। इसके बाद जब परिषद MIC से पास हो गया संकल्प, तो इसके बाद कोई भी आपत्तियां नहीं थी। मूर्ति बन के तैयार हो गई। 10 दिन से पेडिस्टल का काम लगा हुआ था। यह था कि 17 सितंबर को दादा का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, उसी दिन उसका लोकार्पण होगा। और खबर आपको बता देते हैं महेंद्रगढ़ से, जहां नारनौल के सिंघाना रोड नेशनल हाईवे 11 पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने स्कूल जा रही छात्राओं से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में डोहर खुर्द और डोहर कला गांव की लगभग 15 छात्राएं घायल हो गई और जिनमें गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी को नारनौल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था और शराब के नशे में था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि कार नंबर के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप देखा जा रहा है और वे अस्पताल पहुंचकर बच्चों की देखरेख में जुटे हुए हैं। ये हादसा स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी उठाता नजर आ रहा है। हम 2 क्लास से स्कूल तक जा रहे थे, तो हम बागरी पूरे पूछे ना, तो वहाँ से 3-4 ऑटो पीछे आ रहे थे, तो गाड़ी वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उसने टक्कर मार दी। उसमें पापा के पास कोई किसी की गलती नहीं थी, गाड़ी वाले रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो उसने टक्कर मारी है। हम 5 बच्चे थे। आज ही हमें सूचना मिली थी कि भाई भाकरी गांव के पास एक ऑटो जो स्कूली बच्चों को ले जा रहा था, उसका कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। इसमें 6-7 बच्चे हमारी घायल हुई है, तो हमने तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और बच्चियों को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। हमने कार को जिसने एक्सीडेंट करा है कार को, उसको कब्जे में ले लिया है और FIR दर्ज करके जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। डोहर के पास एक एक्सीडेंट की खबर मिली थी जिसमें हमारे पास 12 से 15 बच्चे आए हैं। सभी बच्चे स्टेबल हैं, बच्चों को माइनर इंजरीज हैं। 2-3 बच्चे हैं जिनके फ्रैक्चर्स हैं, एक के हिप में फ्रैक्चर है, एक के क्लेविकल के अंदर फ्रैक्चर है। बाकी सभी बच्चे फुली स्टेबल हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। सभी का इलाज सिविल हॉस्पिटल नागौर में चल रहा है।
और आपको बता देते गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मेगा सफाई अभियान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने शहर की सड़कों पर झाड़ू लगा करके स्वच्छता का संदेश दिया और नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। इस अभियान में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और शहर के 46 स्थानों पर सफाई जो कार्यक्रम हैं आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे नागरिक की है। हर नागरिक और अधिकारी को भी मिलकर इस कार्य को करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें और शहर को साफ सुथरा बनाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि बरसात के बाद अब सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाएगा। से तो बोल रहे यार सबको। गुरुग्राम को स्वच्छ और स्वस्थ हमारा गुरुग्राम हो। आज मेगा स्वच्छता अभियान में भारी संख्या में हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं गुरुग्राम के हर नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता के अभियान में हम लगातार जुड़े। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर रहे, ये जिम्मेवारी हमारे गुरुग्राम के नागरिक की है, उसको बना करके रखना। और वही खबर अंबाला से आपको बता देते हैं, जहां लोग भाजपा का साथ देते हुए लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जनसुआ गांव में से भारी संख्या में ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने सभी शामिल हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों और नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और देश व प्रदेश में पार्टी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं शामिल हुए लोगों ने कहा कि आज भाजपा की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की पहचान मजबूत हो रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश नेतृत्व के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा ही देश को सुरक्षित और विकसित बनाने वाली पार्टी है। खुशपाल सरपंच साहब ने सानू असीम गोयल जी नाल विधायक जी ने मिलाया जी, बड़ी खुशी हुई। और कांग्रेस छड्ड के असीं अज बीजेपी जो ज्वाइन की है जी। बाकी विदेशों भी बड़ी मंग है, विदेशों भी बड़े जोर शोर नाल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। सो बहुत मेहरबानी जी, सब बड़ी आस्था है बीजेपी में सब लोग। भारतीय जनता पार्टी। आज गांव जनसुआ के कई साथी विभिन्न वर्गों से कांग्रेस को छोड़ के अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में मोदी जी की नीतियां, माननीय नायब जी की नीतियां जो लगातार देश और प्रदेश के अंदर मोदी जी और नायब जी की जोड़ी लगातार लोक भलाई के जन कल्याणकारी नीतियों को चलाकर सरकारें चला रहे हैं, उन नीतियों से प्रभावित होकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है बड़ा हो रहा है। मैं इस अवसर पर जितने भी हमारे साथी गांव जनसुआ से कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। सम्मान पूर्वक आपको यहाँ पर स्थान भी मिलेगा और जो आपके विकास के काम है, इलाके के साझे काम है, जरूर। खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की रेवाड़ी से, जहां पर जजपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से बारिश व बाढ़ से
नष्ट हुई बाजरा फसल के नुकसान का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की। साथ ही क्षेत्रीय किसान समस्याओं के निराकरण की मांग भी उठाई और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि धारूहेड़ा की साहबी नदी का रसायन युक्त पानी पहले से फसलों को नुकसान पहुंचाता आ रहा था। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जसपा जिलाध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि इस बार 10 वर्षों में सबसे अधिक बारिश हुई है, जिससे कि न सिर्फ खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा बल्कि कुछ स्थानों पर अगली फसल का संकट भी खड़ा दिखाई दे रहा है। प्रदेश शिव जननायक जनता पार्टी हरियाणा। फसल तकरीबन बाजरा कपास सब फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए किसानों को। ये हर मानसून सीजन में ऐसा होता है, पहली बार नहीं हुआ है। कारण है इसके पीछे सरकार की नाकामी, क्योंकि उन्होंने उचित व्यवस्था नहीं की पानी की निकासी के लिए, और जो बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भर गया, सब जगह पर फसलें नष्ट हुई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, पशुओं को भी चारे की व्यवस्था के अंदर दिक्कत आ रही है। और आने वाले समय के अंदर ये स्थिति भयावह होगी, क्योंकि इस गंदे पानी के जल भराव की वजह से आगे बीमारियां भी फैलेंगी। जो फसलें नष्ट हुई है, जो बारिश से जो नुकसान हुए हैं, उसके मुआवजा के लिए जो घरों के अंदर पानी भरा है, 2-2, 4-4 फुट, वो घर खराब हो गए। गरीब आदमी बड़ी मेहनत से मकान बनाता है, वो सारे मकान नष्ट हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। तो सरकार से, डीसी साहब के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं उचित गिरदावरी करा के मुआवजा दिया जाए, और जो मकान जो नष्ट हुए हैं गरीबों के, जो उनका उचित मुआवजा दिया जाए। और हरियाणा से बता देते हैं खबर। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सन सिटी कॉलोनी के पास आज सुबह 25 साल टैक्सी चालक प्रदीप का शव पेड़ से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में मानसिक परेशानी के चलते आत्महत्या की आशंका और मृतक की टैक्सी घटनास्थल पर खड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने वाहन के ऊपर चढ़कर फांसी लगाई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचित किया गया। प्रदीप के भाई ने बताया कि उसे सुबह 7 बजे घटना की जानकारी मिली, लेकिन प्रदीप ने कभी अपनी परेशानी परिवार से साझा नहीं की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुबह सूचना मिली थी एक ऐसे के पास रोड के साथ में पेड़ से फंदा लगाकर ना एक लड़के ने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस सूचना पर मौके पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद जो है इसकी जो है सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया गया है। जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स मिले उसके मुताबिक इसके भाई से संपर्क करके इसको भाई को मौके बुलाया। इसका भाई मौके पे आया है। मृतक का नाम प्रदीप है, पिताजी का नाम धर्मपाल है, गाँव कालडावा। तो अब ये शिकायत दे रहे हैं, शिकायत देने की नींद कार्रवाई मिलेगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साहिबगंज जिले में मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के सकरूगढ़ में छापेमारी की गई, जहां मेरी सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक नाबालिग और 2 बालिकाओं को सकुशल बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 41,000 से अधिक नगद, 4 फर्जी आधार कार्ड और साथ ही 4 बैंक पासबुक, 2 नोटबुक और 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए। पूछताछ के बाद उसके सहयोगी संजय सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया और डीएसपी विजय कुशवाहा ने बताया कि गिरोह बच्चों को मजदूरी के लिए बाहर भेजने का काम भी कर रहा था। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी इस सकरू में
किराए के मकान में कुछ लोग हैं जो बच्चों को बाला फुसलाकर बाहर ले जा रहे हैं काम कराने के लिए। इसी संबंध में टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई किया गया नगर थाना प्रभारी और अन्य सदस्यों के द्वारा। तो वहाँ पर एक औरत मिली और कुछ बच्चे थे, जिसमें छापामारी करके दल के द्वारा उसको जांच पड़ताल किया गया। तो महिला अपना नाम मेरी सोरेन बताई, उसके पास से 2 बच्चे भी बरामद हुआ। और साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के खेरवा गांव के मोमिन टोला में उस समय सनसनी फैल गई जब 52 साल के बदरुल हक को नमाज पढ़कर घर लौटते समय गांव के ही आलम अंसारी ने गोली मार दी। गोली बदरुल हक के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गए। घटना के बाद आरोपी ने गांव में दहशत फैलाने के लिए हवा में 2 राउंड फायरिंग की और जिससे लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। सूचना पर बरहेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आलम अंसारी घटना के कई घंटे बाद भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। गाँव में जो कि तनाव का माहौल देखा जा रहा है। और खबर साहिबगंज से, जहां पर राजमहल थाना क्षेत्र के पत्थर चट्टी गांव के पास अचानक का आसमानी बिजली गिरने से 17 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना पर उस समय हड़कंप मच गया जब आसमानी बिजली गिरी और 17 मवेशी इसकी चपेट में आ गए हैं। घटना उस समय हुई जब कन्हैया स्थान गांव की तिलो देवी 50 वर्ष की और मुन्नी देवी 51 साल की अपनी बकरियों को चराने गंगा जलिया बहियार गांव गई थी और हल्की बारिश के दौरान गिरी आसमानी बिजली की चपेट में आकर दोनों महिलाएं घायल हो गई और मवेशियों की मौके पर मौत। और ग्रामीणों की मदद से दोनों को राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज जारी है। और बलरामपुर से बता देते हैं आपको खबर, पत्रकारों ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। बलरामपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, सरकारी खबरों और कार्यक्रमों का बहिष्कार और कलेक्टर के रवैये से नाराज है पत्रकार। जनसंपर्क विभाग की खबरें दूसरे दिन भी नदारद। सरकारी कार्यक्रमों में पत्रकारों की उपेक्षा, खबरों में वर्जन न मिलने पर नाराजगी। दोनों पत्रकार संगठन एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जिला प्रशासन से पारदर्शिता की सीधे तौर पर मांग की गई। फिलहाल ये जो खबर है बलरामपुर से बता रहे हैं आपको। तो खबरों में वर्जन न मिलने पर नाराजगी पत्रकारों की। दोनों पत्रकार संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता देते सूरजपुर से खबर, भैयाथन ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। शिव प्रसाद नगर, बंजा और कुशमुसी जैसे इलाकों में सड़क पर गहरे गड्ढे, कीचड़ और पानी जमा होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है
और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और एम्बुलेंस सेवाओं तक पर इसका असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि सड़क की मरम्मत जल्द कराई जाए ताकि जनजीवन सामान्य हो सके और हादसों पर रोक लगाई जा सके। समस्या है और खासकर भैयाखान से लेके भगाही तक की जो सड़क है, इतना ज्यादा गड्ढा है उसमें कि गाड़ी आने जाने में बहुत समस्या होता है। मैं तो देख रहा हूँ जो बच्चे अभी लगातार रोज कहीं ना कहीं पे गिर रहे हैं, कोई गंदा हो जा रहा है स्कूल आने समय, उनको इतना ज्यादा समस्या है। उसके बाद आने वाले जाने वाले लोगों को रोज कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ होता है। और पता नहीं प्रशासन को ध्यान क्यों नहीं है कि रास्ता इतना ज्यादा खराब है, थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, बनवाने की जरूरत उसको दे। और काफी टाइम से तो रास्ता पास भी हुआ है पर ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है, चीजों को ध्यान नहीं दे रहे लोग। पर बहुत जल्द हम इसको लेके कोई का धरना पे बैठेंगे और सरकार की नजरों पे जल्दी जाएंगी। यह रोड बहुत जर्जर हो चुका है। डुमरिया शिव प्रसाद नगर भैयाथान पहुंच मार्ग है, जो हम लोग के लिए भैयाथान ब्लॉक है। इसमें रोज जाना आना होता है, काफी जर्जर हो चुका है। इसमें आए दिन घटना होते रहता है और इस रोड में भी विधायक, सांसद, मंत्री तक गुजर चुके हैं, लेकिन यह रोड आज तक नहीं बन पा रहा है। और बलरामपुर से खबर, वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के धनवार चेक पोस्ट पर वन विभाग ने अवैध परिवहन कर ले जा रही 2 ट्रकों पर लकड़ी और इसी के साथ ही साथ ट्रक से बरामद लकड़ी में सेमर और नीलगिरी प्रजाति की लकड़ी बताई जा रही है। वन कर्मियों ने ट्रक को रोक करके चेकिंग की और चालक से दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक का बिल वगैरह नहीं दिखा सका। जांच टीम के मुताबिक लकड़ी सूरजपुर से लोड कर यूपी जा रही थी। वन टीम ने लकड़ी सहित ट्रकों को काष्ठागार में खड़ा कर दिया। तो अभी आपको खबर बता रहे थे बलरामपुर से और इसी के साथ ही साथ बता रहे खबर आपको बलरामपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गांधी जयंती तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के सफल आयोजन को लेकर बलरामपुर जिले के ग्राम मुड़िया मंडल रघुनाथ नगर में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोते के निवास पर विशेष कार्यशाला और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। कर्मचारी भी इसमें शिरकत की और सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने, जनता की समस्याओं को समझकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विधायक ने स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन, पेंशन और सड़क और आवास जैसे मुद्दों पर ग्रामीण से संवाद भी ग्रामीणों से किया गया है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में जन भागीदारी और प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल देखने को भी मिली है। वहाँ एक सड़क अभी स्वीकृति मिला है, प्रधानमंत्री सड़क का। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देशानुसार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। मतलब उसके संबंध में बैठक रखी गई थी, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है, उसका भी बैठक किया गया है। और इसके पश्चात क्षेत्र की विधायक होने के नाते मैंने गांव वालों से कहा कि भाई जो भी समस्या होगी
आप यहाँ आइएगा, बताइएगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी गण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनका त्वरित निराकरण करने का पूरा प्रयास किया गया। और इसी के साथ ही अमृतसर में कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 किलो हेरोइन और हथियार बरामद किए हैं। इससे पहले 8 किलो से अधिक हेरोइन की बरामदगी हो चुकी थी, जिससे कुल जब्ती 20 किलो से अधिक तक पहुंच गई है। गिरफ्तार आरोपियों में पिता पुत्र समेत तरनतारन और अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी शामिल। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ये कार्रवाई पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी के नेटवर्क को उजागर करती है। और बता देते हैं आपको खबर, रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दिशा की बैठक के मद्देनजर परिसर को छावनी में तब्दील किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीतापुर से एडिशनल एसपी, सीओ और 2 प्लाटून पीएसी तैनात की गई। बैठक में शामिल होने के लिए दिशा के सदस्य मेंबर्स पहुंचने लगे। वहीं बचत भवन के चारों ओर पुलिसकर्मियों की तगड़ी तैनाती की गई। मौके पर कई सीओ, एसआईयू और एलआईयू के साथ ही महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। प्रशासन की निगरानी में बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी की गई। प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के दौरे पर रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में जो है दिशा की बैठक करेंगे। इस समय हम उसी कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, जहां पे राहुल गांधी कुछ ही समय बाद जो है जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो बैठक, ब्लॉक प्रमुख होंगे, नगर पंचायत अधिकारी होंगे, विधायक होंगे और तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे, जिनकी अध्यक्षता में आज राहुल गांधी यहाँ पे बैठक करेंगे। और राहुल गांधी सुरक्षा को लेकर के रायबरेली में सीतापुर के एडिशनल एसपी, सीओ सहित 2 जो पीएसी है उसकी भी तैनाती की गई है, क्योंकि देखा गया है कि कल जिस प्रकार राहुल गांधी का भाजपा के मंत्री की अगुवाई में जो विरोध हुआ, उसके बाद जिस प्रकार देखा गया कि कल शाम तक जो है विरोध प्रदर्शन होता रहा, बवाल होता रहा। आज भारी संख्या में सीतापुर से भी पुलिस की यहाँ पे तैनाती की गई, रायबरेली की भी पुलिस तैनाती की गई, भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई। उसके जिसके बाद आज राहुल गांधी कुछ ही समय बाद यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे, जहाँ पे दिशा की बैठक में वो भाग लेंगे। तो राहुल गांधी के आगमन को लेकर और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग पूरी तरह से बुझा दी गई है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यात्रियों में हलचल और के बावजूद स्थिति अब सामान्य देखी जा रही है। आज सुबह समय लगभग 6 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद पे सूचना प्राप्त हुई थी। पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें एक डिब्बे में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ मैं एफएसओ फायर स्टेशन साहिबाबाद से घटनास्थल पे पहुंची। वहां जाके देखा तो लास्ट बोगी थी, जिसमें आधे भाग में जनरेटर था और आधे भाग में सामान लगेज भरा हुआ था, उसमें आग लगी थी। तत्काल उस पर फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। चूँकि डिब्बा चारों तरफ से बंद था, अंदर एंट्री धुएं के कारण मुश्किल हो रही थी। इसको देखते हुए 2 साइड से काटते हुए और सामान हटाते हुए पूरा सामान निकाला गया और साथ ही आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है।
और मथुरा में सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में चल रही दिशा समिति की बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब बलदेव विधायक पूरन प्रकाश और गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पूरन प्रकाश अपने क्षेत्र की समस्याओं और अधूरे विकास कार्यों को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, तभी मेघश्याम सिंह ने बीच में टोका, जिससे माहौल गर्मा गया। विवाद इतना बढ़ा कि पूरन प्रकाश ने बैठक से बाहर जाने की बात कही थी और स्थिति को संभालते हुए सांसद हेमा मालिनी ने हस्तक्षेप कर दोनों विधायकों को शांत कराया और विकास कार्यों पर सामूहिक समाधान निकालने की अपील की। इसके बाद बैठक का क्रम आगे बढ़ सका और इस घटना ने मथुरा जिले में जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते मतभेद और विकास कार्यों की धीमी गति को उजागर भी किया। बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और सीतापुर जिला कारागार में सजा काट रहे समाजवादी नेता आजम खान से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की। प्रयागराज हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम सीतापुर पहुंचे और जेल मैनुअल की प्रक्रिया पूरी कर पिता से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं आजम खान की रिहाई को लेकर समर्थकों में उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। और मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद हेमा मालिनी ने। बैठक में गोवर्धन विधायक मेघश्याम सिंह, बलदेव विधायक पूरन सिंह, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद हेमा मालिनी ने योजनाओं की प्रगति और जानकारी ली। समयबद्ध और पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को विकास का सीधा लाभ मिलना चाहिए। बैठक के दौरान गोवर्धन विधायक ने जिला पंचायत राज अधिकारी पर कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए, जिससे माहौल गर्म हो गया। वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग, क्योंकि पूरा जनपद में कितना क्या क्या विकास हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है, कितनी कमियां हैं, कौन बराबर काम नहीं कर रहा है, ये सब हम लोगों को मालूम पड़ता है। और हमारे सारे विधायक हैं, हम प्रतिनिधि जितने हैं, हम सब अपना अपना प्रस्ताव बताते हैं कि ये नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है और इसके क्यों और डिले क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का हो या रोड के लिए हो या जल भर। आजकल तो आज के मीटिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा जल भराव की बात हुई। किसानों का नुकसान हो गया, उनका कंपनसेशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया और सारे ऑफिसर्स ने भी जवाब दिया है। एक छठीकरा का बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा उस जगह पे जल भर जाता है पिछले कितने सालों से। मैं भी बहुत परेशान हूँ उस वजह से, क्योंकि हमने नितिन गडकरी जी से बात किया हुआ है, वो लोग आके इस सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं और बहुत सारे कुछ लैंड लेना पड़ेगा, लेकिन वो जगह को बहुत अच्छा करके ही रहना है। तो इसके लिए मैं मेरी तरह से पूरी तरह से मेहनत कर रही हूँ। ऐसा बहुत सारे
चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। इट इज वेरी सक्सेसफुल। अंदर विधायकों में हॉट टॉक हुई थी, क्या कहेंगे? हाँ, विधायकों में हॉट टॉक हुई थी किसी बात को लेकर? वो सब लोग अपना अपना क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे बात होती है। दैट इज ऑल राइट, बट इट्स नाइस। विकास कार्य से भी संतुष्ट हैं आप? अभी तक के कार्यों से भी संतुष्ट हैं आप? अभी इतना ये जो बाढ़ की वजह से जो काम हो रहा है, जो हमारे डीएम साहब ने और सारे ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा मेहनत किया है। आई एम रियली बधाई देती हूँ। और इसी बीच बता देते हैं आपको खबर, पितृपक्ष पर युगधीक्ष देहदान संस्थान के बगैर तले अजन्मी बेटियों के महातर्पण कार्यक्रम को रविवार सरसैया घाट के गंगा तट पर किया जाएगा। और जानकारी युगधीक्ष देहदान संस्थान के संस्थापक मनोज सेंगर ने जो पत्रकार वार्ता इस वार्ता के दौरान दी, और इस दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू समाज में किसी की मृत्यु होने पर शांति पाठ आदि के माध्यम से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती, लेकिन गर्भ में मार दी गई बेटियों के लिए किसी प्रकार का पूजन नहीं किया जाता। उन अजन्मी बेटियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा महातर्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें से महिलाएं अपने हाथों से जल लेकर के अपने काल में मिले कर्मकांड के अधिकार प्रयोग करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। युगधीक्ष देहदान संस्थान वर्ष 2011 से एक अनूठा कार्यक्रम कानपुर महानगर में संचालित कर रहा है, जिसमें अजन्मी बेटियों के लिए महातर्पण महिलाओं के हाथों से किया गया है। और ये कार्यक्रम आज वर्ष 2025 में प्रवेश कर रहा है। 15वां हमारा ये कार्यक्रम है, और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि महिलाएं ही तर्पण का कृत्य करती हैं, और उन बेटियों के लिए करती हैं जिन बेटियों को गर्भ में मार दिया गया है। पूरे भारत में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं है कि गर्भ में मार दी गई बेटियों को उनके मृत्यु के बाद तर्पण या उनका कोई पिंडदान या उनका कोई पूजन किया जाए। और सोनभद्र जिले में मानसून के समय से पहले पहुंचने के कारण धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, और साथ ही अब किसानों को यूरिया खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान निजी दुकानों से 500 से 570 रुपए तक की ऊंची कीमत पर यूरिया खरीदने को मजबूर, और सल्फर और जिंक भी लेना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी से किसानों में आक्रोश और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चिलचिलाती धूप में 1 घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। कृषि विभाग ने कुछ दुकानों पर कार्रवाई की बात कही और किसानों से नैनो यूरिया के इस्तेमाल की अपील भी की है। कहाँ से लेके आओ तुम आप? खाद हम ले आओ थे जमुना और बबलू। कौन जगह से? रामगढ़ से। तो कितना का पड़ा आपके? हमें 570 रुपया को मिलल, लेकिन वह 2 दिन लाइन लगौले के बाद खाद मिलल। 570 रुपया बोरी? हाँ, 570 रुपया बोरी, जो उनमें सल्फर जिंक, हाँ 2 पैकेट मतलब सल्फर जिंक मिलाकर वे 570 रुपया हमसे लिए। लेकिन हमारी जब फसल नुकसान हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब हमको खाद मिलकर करेगी क्या? ऐसी सरकार से हम संतुष्ट कैसे होंगे? खाद के लिए हम कोऑपरेटिव पे 4 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। धक्का देकर वहाँ से भगाया जा रहा है कि खाद नहीं है, ये है, और ब्लैक कर रहे हैं प्राइवेट के हाथ में। उसके बाद कोई हमको बताया, चले गए नई बाज़ार चतरा होते हुए, रामगढ़ होते हुए, नहीं कहीं खाद मिला। भटकते चले गए हम वहाँ किरहुलिया बैरियर पर। वहाँ हमको किसी भी प्रकार से 2 बोरा खाद हमको वहाँ उपस्थित हुआ। कितने का मिला खाद? 500 रुपये बोरी। उसके साथ और कुछ कितना? सल्फर और जिंक एक पैकेट। जैसे हम लोगों को जहाँ से सूचना मिल रही है तो तुरंत हम लोग पहुँच रहे हैं और जा रहे हैं, और उसमें अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, 14 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और 17 दुकानों का निलंबन किया गया है, 5 दुकानों का निरस्तीकरण किया गया है, और 4 दुकानें की गई हैं, और 2 FIR भी की गई हैं, एक कोन में और एक मियोपुर में। और खबर बता देते हैं कानपुर से, जहां कभी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने वाला कानपुर अब पर्यावरण रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाकर देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में यह उपलब्धि दर्ज की गई। कानपुर नगर निगम की मेहनत रंग लाई। पौधारोपण, सड़क सफाई, धूल नियंत्रण और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रयासों ने शहर की हवा को साफ किया। मियावाकी पद्धति से 4 सालों में 10 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। रोजाना 120 टन कचरे से बिजली उत्पादन और मृत पशुओं का सुरक्षित निस्तारण भी किया जा रहा है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि 2019 और 20 में कानपुर स्वच्छता रैंकिंग में सबसे नीचे था, लेकिन अब शहर ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। नागरिकों का मानना है कि नगर निगम के प्रयासों से शहर में और सुधार जल्द देखने को मिलेगा। देखिए, 2019-20 में कानपुर पूरे देश में आखिरी स्थान पर था प्रदूषण के मामले में, चाहे वो AQI हो, PM10 हो या PM 2.5 हो। उसके बाद पिछले 4 से 5 वर्ष में हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे IIT कानपुर से एक सर्वे कराया कि प्रदूषण के कानपुर में क्या क्या कारण हैं। तो उसमें जो मुख्य कारण सामने आया वो धूल था, डस्ट था। डस्ट से निवारण के लिए हमने सबसे पहले एंड टू एंड पेविंग ऑफ रोड पे ध्यान दिया है, यानी कि जो सड़क है उसका पूरा एज टू एज उसकी पेविंग हो, जिससे सड़क के किनारे धूल ना रहे, वरना वो एक प्रदूषण का मुख्य कारक बनती है। उसके बाद शहर की जितनी भी ग्रीन बेल्टें हैं वहाँ से हमने अतिक्रमण हटाने के बाद लगातार वहाँ प्लांटेशन कराया है। जितने भी आपके रोड के बीच में डिवाइडर है वहाँ पे बड़े स्केल पे प्लांटेशन कराया है। डस्ट कंट्रोल में जो सबसे हमें बड़ी सफलता मिली है वो हमारे जो पानी के टैंकर हैं, स्प्रिंकलर जो हमारे चलते हैं, प्लस जो हमारी रोड स्वीपिंग मशीनें चलती हैं, उसके कारण हमें काफ़ी डस्ट कंट्रोल में इसमें सहायता मिली है। NCAP के थ्रू हमें धनराशि मिली थी, उसका हमने काफ़ी सफलतापूर्वक इसमें उपयोग किया है। मियावाकी पद्धति के तहत पिछले 4 से 5 वर्ष में लगभग 8 से 10 लाख पेड़ लगाए गए हैं। लगभग 15 से 20 हेक्टेयर में हमने शहर में एक अर्बन सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए हैं, तो उससे हमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। आपके माध्यम से मैं कानपुर के सभी शहरवासियों से अपील भी करता हूं कि अपने शहर की हवा साफ बनाए रखने में और शहर को साफ़ सुथरा बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें और सभी एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और खबर आपको बता देते हैं हमीरपुर से आ रही है इस वक्त की खबर आपको बताने जा रहे हैं। बच्चा चोरी के शक में साधु को पीटा गया है, बड़ी खबर हमीरपुर के। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, पीड़ित बच्चों ने जबरन ले जाने का आरोप भी लगाया और ये साधु की पिटाई होती तस्वीर आपको दिखा रहे। बच्चा चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप भी मचा है और वहीं किसी ने मामले का वीडियो बना करके वायरल कर दिया है। हमीरपुर से एक खबर, बच्चा चोरी के आरोप में एक साधु को पीटा गया और घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। किसी ने मामले का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साधु को पीटते नजर आए कुछ लोग। और सोनभद्र से खबर आपको बता देते हैं, खेत जोत रहे ट्रैक्टर से हुई दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौके पर मौत। सोनभद्र से आपको ये खबर बता रहे हैं, ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। 35 साल के युवक की मौत बताई जा रही है। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल और परिजनों का बुरा हाल। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मची हुई है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से हादसा हुआ। हादसे से और नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, नोएडा से आ रही है खबर, RED और टेप प्रोफेशनल्स के यहां IT की रेड पड़ी है। सेक्टर 44 स्थित टेलर अपार्टमेंट में रेड चुकी जारी है, छापेमारी की जा रही है। सुबह ही अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी टीम और अब जांच पड़ताल की जा रही है। कंपनी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में भी रेड जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से सुबह ही अपार्टमेंट टीम पहुंची थी, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। तो कंपनी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में रेड जारी है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।